क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनते? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाकर अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं। पहली नजर में यह एक सपना लगता है। शायद आप नई बाइक खरीदने की सोचें, शायद नया फोन, शायद परिवार को कहीं घुमाने ले जाएं। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, अगर मैं आपको हर महीने 10 लाख रुपए दूं तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे हां बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी, और यही सोच आगे चलकर दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइनेंशियल बुक्स में से एक बनी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने करोड़ों लोगों को एक ऐसी बात समझाई जो स्कूल, कॉलेज और कई बार घर भी नहीं सिखाता। पैसा कमाना और अमीर बनना दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़ी सैलरी नहीं कमाते फिर भी धीरे धीरे वेल्थ बनाते जाते हैं। सवाल है फर्क कहां है? यही समझने के लिए हमें रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी में जाना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। एक उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी, अच्छी रेपुटेशन, समाज के हिसाब से सफल। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, वेल्थ क्रिएटर। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। अब मजेदार बात यह है कि दोनों ही रॉबर्ट को सलाह देते थे, लेकिन दोनों की सलाह बिल्कुल अलग होती थी। पुअर डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। जब रॉबर्ट छोटे थे उन्हें समझ नहीं आता था कि कौन सही है, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि दोनों की फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, प्रमोशन लो, रिटायरमेंट तक काम करो। सुनने में यह फॉर्मूला सुरक्षित लगता है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि यही फॉर्मूला कई लोगों को एक ऐसी दौड़ में फंसा देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसे वे रैट रेस कहते हैं। रैट रेस यानी ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान लगातार भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। सोचिए, सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, ईएमआई जाती है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जाती है, घर का खर्च निकलता है, फिर अगले महीने का इंतजार, फिर वही साइकिल, फिर वही दौड़, फिर वही तनाव, और यह सिलसिला सालों तक चलता रहता है। समस्या यह नहीं कि लोग काम कर रहे हैं, समस्या यह है कि वे समझ नहीं पा रहे कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। रिच डैड कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैसा नहीं, डर है। नौकरी खोने का डर, गरीब हो जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। यही डर लोगों को ऐसी डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो शॉर्ट टर्म में सुरक्षित लगती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें रोक देती हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। कई लोग बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि फेलियर का डर होता है। कई लोग स्किल सीखने में पैसा नहीं लगाते क्योंकि उन्हें रिस्क लगता है। लेकिन वही लोग बिना सोचे समझे ईएमआई पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। ये कितना अजीब है। जो चीज वेल्थ बना सकती है उससे डर, और जो चीज वेल्थ कम कर सकती है उसे आसानी से स्वीकार। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। अब आते हैं इस किताब की सबसे प्रसिद्ध सीख पर, एसेट्स और लायबिलिटीज। सुनने में यह अकाउंटिंग का बोरिंग टॉपिक लग सकता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट पूरी किताब की नींव है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। बस इतना सिंपल। लेकिन अधिकांश लोग यही नहीं समझते। वे सोचते हैं कि बड़ा घर एसेट है, नई कार एसेट है, महंगी लाइफस्टाइल सफलता का संकेत है। लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो कम से कम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से वह एसेट नहीं है। यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं।
इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े, बड़े खर्च, और फिर हैरान होते हैं कि पैसा बच क्यों नहीं रहा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। राहुल सैलरी बढ़ते ही ईएमआई पर नई बाइक लेता है, हर वीकेंड बाहर खर्च करता है, क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ते जाते हैं। मोहित भी वही सैलरी कमाता है, लेकिन वह हर महीने कुछ पैसा एसआईपी में डालता है, नई स्किल्स सीखता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने की कोशिश करता है। शुरुआत में दोनों की लाइफ लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद फर्क बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति इनकम से लाइफस्टाइल खरीद रहा था, दूसरा इनकम से एसेट्स खरीद रहा था। और यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर एसेट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो लोग उन्हें बनाते क्यों नहीं? क्योंकि एसेट्स का रिवॉर्ड धीरे धीरे मिलता है, और इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को ज्यादा पसंद करता है। आज फोन खरीदना आसान लगता है, लेकिन 10 साल बाद वेल्थ बनाना ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। समस्या यह है कि हमारा ध्यान आज की खुशी पर ज्यादा रहता है, भविष्य की स्वतंत्रता पर कम। और यही वह जगह है जहां फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं सीखते, वे पैसे को समझने के लिए सीखते हैं, क्योंकि अंत में पैसा उसी के पास ज्यादा समय तक टिकता है जो उसे समझता है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की अगली बड़ी सीख, जिसने रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी को बदल दिया। द रेट रेस, वह दौड़ जिससे ज्यादातर लोग कभी बाहर नहीं निकलते। जरा एक आम इंसान की जिंदगी देखिए। कॉलेज खत्म, नौकरी शुरू, पहली सैलरी, फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल अपग्रेड, फिर ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर कार लोन, फिर होम लोन, फिर बच्चों की फीस, फिर रिटायरमेंट की चिंता, और देखते ही देखते पूरी जिंदगी निकल जाती है। यही है राइट रेस। रिच डैड कहते थे कि समस्या ये नहीं है कि लोग काम कर रहे हैं, समस्या ये है कि वे अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है, और फिर वही इंसान जो पहले 30,000 रुपये में गुजारा कर लेता था, 1 लाख रुपए कमाने के बाद भी फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ी, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ी। और यही वजह है कि कई हाई इनकम अर्नर्स भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? यह सवाल रॉबर्ट कियोसाकी से बार बार पूछा गया। आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? रिच डैड का जवाब सिंपल था, अमीर लोग इनकम को एसेट्स में बदलते हैं, बाकी लोग इनकम को एक्सपेंसेस में बदलते हैं। बस यही फर्क है। सोचिए, हर महीने आपकी सैलरी आती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता नया फोन, नई बाइक, महंगे कपड़े, शॉर्ट टर्म खुशी। दूसरा रास्ता इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट, लॉन्ग टर्म वेल्थ। दोनों रास्ते अलग अलग भविष्य बनाते हैं, और यही कारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़ी इनकम से नहीं, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस से बनती है। पैसा आपके लिए काम कैसे करता है? यह रिच डैड पुअर डैड का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पहली बार सुनने पर यह एक मोटिवेशनल कोट जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह वेल्थ क्रिएशन का कोर प्रिंसिपल है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखेगा, 1 साल बाद भी शायद एक्साइटमेंट ना हो, लेकिन कंपाउंड ग्रोथ का जादू धीरे धीरे शुरू होता है। यही वजह है कि रिच डैड हमेशा एसेट्स पर फोकस करने की बात करते थे, क्योंकि एसेट्स आपके सोते समय भी काम कर सकते हैं। आप छुट्टी पर हों फिर भी, आप काम न कर रहे हों फिर भी। यही वेल्थ क्रिएशन और एक्टिव इनकम के बीच सबसे बड़ा अंतर है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, असली सुपर पावर किताब का शायद सबसे अंडररेटेड लेसन। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच डैड कहते थे, पैसा समस्या नहीं है, पैसे की समझ की कमी समस्या है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा इनकम बराबर ज्यादा वेल्थ, लेकिन इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने करोड़ों कमाए
और सब खो दिया। क्यों? क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से टिकती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे को समझना, रिस्क को समझना, अपॉर्चुनिटीज पहचानना, डिसीजंस लेना और सबसे जरूरी सीखते रहना। यह किताब का कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल पॉइंट है। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें एक्सीलेंट एम्प्लॉयज बनाना सिखाते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स बनना नहीं सिखाते। हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, लेकिन बजट कैसे बनाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, टैक्स कैसे काम करता है, कैश फ्लो क्या होता है, यह सब शायद ही कभी सिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। रिच डैड अक्सर कहते थे, लूजर्स आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, यानी हारने का डर ही कई लोगों को जीतने से रोक देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे रिस्क लें, मतलब ये है कि लर्निंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करें। हर इन्वेस्टर कभी बिगिनर था, हर एंटरप्रेन्योर कभी बिगिनर था, हर सक्सेसफुल पर्सन ने गलतियां की हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, और कई बार वही डर सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैरियर बन जाता है। अपॉर्चुनिटीज को देखना सीखो। रिच डैड कहते थे कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान प्रॉब्लम्स पर होता है, अपॉर्चुनिटीज पर नहीं। एक व्यक्ति इन्फ्लेशन देखता है और घबरा जाता है, दूसरा व्यक्ति वही सिचुएशन देखकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोजता है। एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी को थ्रेट मानता है, दूसरा उसी टेक्नोलॉजी से बिजनेस बना लेता है। फर्क इंफॉर्मेशन का नहीं, पर्सपेक्टिव का है, और यही पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल एजुकेशन से आता है। वेल्थ बिल्डिंग का सिंपल फॉर्मूला, अगर पूरी किताब को एक फॉर्मूला में बदलना हो तो शायद वह कुछ ऐसा होगा। इनकम सेव बाय एसेट्स इंक्रीज कैश फ्लो, बाय मोर एसेट्स फाइनेंशियल फ्रीडम। ध्यान दीजिए, यहां फोकस इनकम बढ़ाने से ज्यादा एसेट्स बढ़ाने पर है, क्योंकि एसेट्स फ्यूचर इनकम पैदा कर सकते हैं, और यही वेल्थ क्रिएशन का इंजन है। मान लीजिए रिच डैड आज किसी 25 साल के इंडियन एम्प्लॉय को सलाह दे रहे होते। शायद वे कहते, सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लो, अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में लगाओ, स्किल डेवलपमेंट पर खर्च करो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, क्रेडिट कार्ड डेट को कंट्रोल में रखो, और सबसे जरूरी, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि कोई कंपनी, कोई बॉस, कोई गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं दे सकती। यह जिम्मेदारी आपकी है। मुझे रिच डैड पुअर डैड की सबसे पावरफुल बात यह लगती है कि यह किताब पैसे के बारे में कम और सोच के बारे में ज्यादा है। यह आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं देती, यह आपको अमीर लोगों की सोच समझाती है। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए यही काफी होता है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, जब डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं, और जब हैबिट्स बदलती हैं तो फ्यूचर बदलना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद का अपना वर्जन। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सैलरी आती है, खर्च होती है, फिर सैलरी का इंतजार, फिर खर्च, फिर इंतजार, और यही साइकिल। दूसरा रास्ता, सैलरी आती है, उसका एक हिस्सा एसेट्स में जाता है, स्किल्स में जाता है, इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। धीरे धीरे कैश फ्लो बढ़ता है, धीरे धीरे ऑप्शंस बढ़ते हैं, धीरे धीरे फ्रीडम बढ़ती है। दोनों रास्तों की शुरुआत आज से हो सकती है, और दोनों का अंतर सिर्फ एक डिसीजन से शुरू हो सकता है। अगर आपने पूरी किताब या यह पूरी समरी सुनी है, तो आज से ये 3 काम शुरू कीजिए। 1. अपनी सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाइए। 2. इनकम का कम से कम 10% किसी प्रोडक्टिव एसेट में लगाइए। 3. हर महीने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए समय निकालिए। बस इतना, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, छोटे कदम लेकिन सही दिशा में। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख शायद एक ही लाइन में समाई हुई है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। अगर यह विचार आपके दिमाग में बैठ गया तो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से बदलना शुरू हो जाए।
कमेंट में बताइए इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और अगली कौन सी फाइनेंशियल बुक की डीप समरी आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली किताब के साथ।